अब अगला सवाल हमारे पास है डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में और ये सवाल है सुमन साहा जी का। इन्होंने पूछा है, इनके पास 19 शेयर हैं पिछले 3 साल से और इनका भाव है 27.45 का। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगले 5 साल में ये 18% सीएजीआर दे पाएगा? मतलब देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़ी-चढ़ी उम्मीदें नहीं है। एक पिछली चर्चा में आपने बताया था 20% निकालने में पसीने बन आ जाते हैं। तो उससे थोड़ा कम ही हल्का रख कर के चल रहे हैं शायद। 18% मिल जाएगा या नहीं मिलेगा 5 साल में? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि लाल पैथलैब से मिलेगा कि नहीं, बिकॉज़ इसके वैल्यूएशंस का थोड़ा-सा है, ये एक्सपेंसिव है। लेकिन ये सेक्टर में मुझे लगता है 15-20% सीएजीआर अगले 2-3 साल तक तो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हेल्थ केयर सर्विसेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना ही होना है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप पहला देख लीजिए हॉस्पिटल, उसमें रफ़ली प्लान्स जो हॉस्पिटल्स के आपको दिख रहे हैं कि 15% से बेड बढ़ा ही रहे हैं सभी, प्लस जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी चल रहा है। तो अगर हॉस्पिटल्स ऐसा कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको टेस्ट डायग्नोस्टिक्स ये सब भी लगने ही वाला है। हाँ, ये चीज़ है कि मेरे हिसाब से मेरे वजह से जो समझ कहती है, बाकी डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर बताएँ। ओवर टाइम जिस तरह का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा ही आपका हेल्थ केयर टेस्ट पैथ लैब्स इन सब का स्ट्रक्चर होने वाला है, बिकॉज़ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेचर ऑफ टेस्ट होने होंगे आगे जाके, जिसके लिए आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लगेंगे और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट रिकवरी के लिए आपका मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पर डे ये सब शुरू होगा, रेंट आउट करना ये सब शुरू होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मे बी 10 साल, आई डोंट नो, लेकिन उस सिचुएशन में आपका, जैसे अभी आप देखते हैं डायग्नोस्टिक्स, एक-एक डायग्नोस्टिक के अपने हॉस्पिटल के जैसे बिल्डिंग्स होने लगे हैं। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाके बनेगा। तो हेल्थ केयर पैथ लैब्स ये सब आगे जाके बढ़ेंगे, बनेंगे, क्योंकि ज़रूरत है हमारे यहाँ। तो उस सेक्टर में 15-20% का सीएजीआर ज़रूर पॉसिबल है मेरे हिसाब से। लेकिन पर्टिकुलरली लाल पैथ लैब इट इज़ वैल्यूएशन, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। लेकिन अगर रिज़ल्ट डिलीवर करता है तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे प्लेस में है कि इन सब स्ट्रक्चर में आपका 4-5 साल में, 4-5 साल भी तो ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं। तो ये जो फुल रिकवरी है, ये भी 2 साल में इसकी हो सकती है, जो करीब-करीब अभी कितने पे चल रहा है लाल पैथ लैब? अभी का क्लोज़ है इसका 2900 के आसपास का। तो यहाँ से 20-30% हो सकता है 2 साल में इसकी रिकवरी हो जाए, तो 15% के आसपास वाला तो समझ में आता है। 18-20% का इसका थोड़ा क्लियर नहीं रहेगा। जी। जब आप कह रहे हैं फुल रिकवरी, तो क्या उसका मतलब है ये 4000 के ऊपर के जो लेवल थे वहाँ तक की वापसी? हाँ, 4000 के आसपास तक की वापसी तो अभी है, 3000 पे 4000 पे गया भी तो 30% गया, 2 साल में मिला कितना? एवरेज 15% के हिसाब से। जी। तो अगर इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं अपनी एक कटोरी पूरी करेगा, तो उसमें कितना समय लग जाएगा? क्या वो प्रक्रिया शुरू कर चुका है ये? कर चुका है राजीव जी, लेकिन ये ना थोड़ा-सा विथ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 2 साल का स्ट्रक्चर है, इमीडिएट तो नहीं। जी। ये 2 साल का स्ट्रक्चर अगर है, तो आप कह रहे हैं कि भई कम से कम आपको यहाँ से अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा साल 2 साल का, तब जा कर के ये भाव मिलेंगे। पहले मिल गया तो कोई खराबी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं पोज़ीशन तो उस चीज़ को आप मायने मतलब दिमाग में रखिएगा, बिकॉज़ ट्रिपल बॉटम क्लियर है और सेक्टर पे मुझे कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। वैल्यूएशन पे क्वेश्चन है, तो तुरंत तो नहीं बढ़ेगा ना, जैसे-जैसे क्वार्टरली ईपीएस ऐड होते जाएँगे उस हिसाब से जैसे-जैसे वैल्यूएशन सस्ते होते जाएँगे, फिर बढ़ना शुरू दिक्कत तो होगा, वहीं पर बिकॉज़ है ना, दिक्कत तो वहीं पर है कि ईपीएस ऐड नहीं हो रहा है। प्रॉफिट और हाँ, सेल्स दोनों के मामले में कहीं न कहीं गाड़ी अटकी हुई है। जब सेक्टर हुँ। इतना प्रॉमिसिंग है, तो फिर गाड़ी क्यों अटकी हुई है? नहीं, ईपीएस ऐड हो रहा है, लेकिन कोविड के कारण इनकी जो वैल्यूएशंस का जो नेचर था ना, वो डबल-डबल पे चला गया। वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, उसको वैल्यूएशन को नॉर्मलाइज़ेशन होना ही होगा, जो कि ये 50 तक नीचे चले गए। शायद आप लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। मैं पिछले 4-5 क्वार्टर्स में देख रहा हूँ, वहाँ पे तो एक स्टैग्नेशन साफ दिख रहा है। हाँ, अभी है, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन डायग्नोस्टिक में बहुत बढ़ गया है ना। तो लाल पैथलैब उसके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि सेल्स कर रहा था, करीब-करीब, हाँ, तो 10-12% का सेल्स तो है, लेकिन 10-12% का सेल्स आपका 70 टाइम्स 60 टाइम का वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, मेरा ये कहना है। सेल्स बहुत खराब नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मान लीजिए कि 20% आरओई के साथ अगर आप इसको हाई रेट दें भी, तो भी आप इसको 40 टाइम का वैल्यूएशन दे लीजिए। लेकिन
67 से 70 टाइम विद 10% सेल्स ग्रोथ तो सही नहीं बनता है ना। अच्छा, किसी भी बाजार में जब नए एंट्रेंट्स आते हैं, नए खिलाड़ी उतरते हैं, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, कुछ एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, वो सब कुछ होता है। लेकिन बाद में फिर सबको जियो बनना ही होता है, मतलब फ्री प्लान ला करके आप एक बड़ा बेस बनाते हैं, लेकिन फाइनली आपको मतलब वही पैसे लेने होते हैं जो आज आप ले रहे हैं। तो पैथलैब में भी अगर इस सेगमेंट में अगर एग्रेसिव मार्केटिंग हुई, काफ़ी बड़े-बड़े डिस्काउंट ऑफर किए गए, धीरे-धीरे पैसा तो सबको बनाना ही है ना। देखिए, जब हम सीएफए के साथ जब एमबीए कर रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जाती थी, द बेनिफिट ऑफ अर्ली एंट्रेंट। तो होता क्या है कि एक बार आपका कस्टमर शुरुआत में आप पहले घुसा लीजिए, एक बार ही बना लीजिए और जो उसके एक्सपेक्टेशंस हैं सिर्फ उसको मीट करते रहिए। स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग जो है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं पता नहीं पिछले 20 साल या 25 साल से वोडाफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। आइडिया का भी वोडाफ़ोन हो गया, लेकिन है वही, चाह के भी मैं एयरटेल पे नहीं गया। उन्होंने बोला 5 नंबर है आपके पास, उसको ओपन कराओ, उसको फिर क्लोज़ कराओ, उसका ये बनाओ, वो बनाओ। भाई बने रहो, वोडाफ़ोन कौन करे इतना झोल-झाल। तो ये हाँ, जो थियरी है ना जी, लेकिन आपने पिछली बार किससे टेस्ट कराया था, उससे अगली बार आप किससे टेस्ट कराएँगे, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है ना। नहीं पड़ता है फ़र्क, अनलेस टाटा 1mG आपको 50% का डिस्काउंट दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही ये देखिए क्या है ये चक्कर, वही समझाता हूँ। टाटा 1mG आने के बाद इन लोगों का बिज़नेस खराब हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉस्ट को बहुत ही नीचे लेवल पे ली, जो आनन-फानन डायग्नोस्टिक का इतना कोई कॉस्ट नहीं होता है। ये लोग जो लेते हैं ना 10% ऑफ दिस शुड बी द कॉस्ट, दैट्स ऑल। तो जब टाटा 1mG ने इनका डिस्काउंट शुरू किया देना, तो इनके धंधे पे लात पड़ी है पूरी और एक बार ये आप टाटा 1mG की तरफ आ गए, तो फिर अब आ गए, आपके लिए वो कन्वीनिएंट हो गए, आप उसके कस्टमर बने रहेंगे। यही थियरी न्यू एंट्रेंट लगाता है। न्यू एंट्रेंट आके क्या वो डिस्काउंट बिज़नेस में अपना बिज़नेस सर्वाइव कर लेगा? कभी नहीं, पूरे जीवन नहीं करेगा। बिज़नेस का सोल मोटिव होता है किसी भी बिज़नेस का, मेक प्रॉफिट्स। उसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता है। बाकी अगर कोई आपका सोशल सर्विस मोटिव है, तो फिर जाके फिर रजिस्टर कराइए कोई संस्था। बिज़नेस का सोल मोटिव है मेक प्रॉफिट। डिस्काउंट देके आप प्रॉफिट कर लेंगे? नहीं करेंगे। इसका सिर्फ़ एक और एक कारण है, एक्वायर कस्टमर्स, विन बैक कस्टमर्स। ये आपका सोल मोटिव होता है, एक बार ही ले आइए। आप रिलायंस का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब रिलायंस का सीडीएमओ आया था तब से उठा के देख लीजिए। खाली आप उसमें घुस जाइए, उसके बाद जो बिल का थप्पड़ पड़ता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो ये अर्ली एंट्रेंट बन के, नॉट इवन अर्ली एंट्रेंट, एक बार कस्टमर एक्वायर कर लीजिए। कस्टमर को फिर मूव करने में थोड़ी तकलीफ होती है और उसके बाद आप अपना धीरे-धीरे इन फ़ेज़्ड मैनर डिस्काउंट खत्म कीजिए, फिर फ़ेज़्ड मैनर धीरे-धीरे प्राइस बढ़ाना शुरू कीजिए। स्लो पॉइज़न, पता नहीं चलेगा। एक बारी में ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। वैसा कीजिएगा, आपका बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल भी हो जाएगा और कस्टमर भी कहीं नहीं जाएगा। यही मेथड होता है। ऐसा कोई नहीं है कि ये पेंट में ग्रासिम आया है ना, ऐसा नहीं है कि वो डिस्काउंट देके आपको पूरा जीवन देने वाला है, कुछ नहीं। एक आध लोगों का घर डिस्काउंट पे पेंट लेके बन जाएगा। बाकी लोग का प्रीमियम नया आएँगे ना, उससे रिकवर करेगा ग्रासिम।